सो हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्लास 9th साइंस की केमिस्ट्री वाले पोर्शन की कंटिन्यूटी पे हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप पहले हमारे फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे और आज ही के दिन सेकेंड पार्ट पर ही इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग बात करी थी, मैटर क्या होता है उसके रिगार्डिंग बात करी थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो डील करेगा कि क्या हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, या डे टू डे लाइफ में हमें क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहां पर हम एक ही मैटर को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके रिगार्डिंग जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, अगर मैं आइस का एग्जाम्पल लूं तो आइस वाटर का ही एक स्टेट है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसी तरह अगर मैं वाटर को नॉर्मली ऑब्जर्व करूं तो भाई रूम टेम्परेचर पे वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो फ्लो कर सकता है। पर वहीं अगर हम उसको हीट करें बहुत ज्यादा वेपराइज तो उससे स्टीम बनने लगती है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो अपने वेपर स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ, जो मैटर होता है अलग अलग स्टेट में, एक ही मैटर अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, ऐसा कब होगा कि मैटर अपनी स्टेट को क्या करे, चेंज करे, या हम कैसे मैटर की स्टेट को चेंज करवाते हैं? तो इसके पीछे पार्टिकल्स के रिगार्डिंग एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सब कुछ जो सॉलिड है, जो लिक्विड है और जो गैसेस है, इन तीनों स्टेट्स में जो डिफरेंस, जो की डिफरेंस था वो किसका था भाई? पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, इसी पे डिपेंड करता था कि वो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा या वो गैस होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर हम नॉर्मल सी कंडीशन देखें कि भाई हमें देखना है कि अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि उसके अंदर पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है, क्योंकि पार्टिकल्स की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर में आने वाले चेंज की वजह से ही जो एक मैटर होता है वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर पाता है। अगर मैं किसी सॉलिड का एग्जांपल लूं, मान लेते हैं हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसा आपको यहां पर देखने को साफ साफ मिल रहा होगा, यहां पर अगर आप पार्टिकल्स देखें तो कैसे हैं भाई? बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक, अब जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को, इस मैटर को हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो इस हीट एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जैसे ही ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, वैसे वैसे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो इन पार्टिकल्स का मोशन है, जो कि वाइब्रेटरी मोशन था, अब ये और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, मतलब ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, जब हीट एनर्जी बहुत ज्यादा यहां पर एब्जॉर्ब कर लेंगे पार्टिकल्स, तो ये इतना ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे कि ये रैंडम डायरेक्शंस में फिर मोशन करने लग जाते हैं। अब जैसे ही ये पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? मोशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो ये रैंडम मोशन करने की वजह से क्या करेंगे? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इन पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और जैसे ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, हमें स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता हुआ भी नोटिस होने लगेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज थे तो ये सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है और ओवरकम कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। और वैसे ये सॉलिड धीरे धीरे किसमें बदलने लग जाएगा? लिक्विड में बदलने लग जाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि हम स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन ला सकते हैं। यहां तक की बात आई होगी समझ में? ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा आगे एक एक्टिविटी पे चलते हैं। मान लीजिए हमने एक आइस ली है, ठीक है, आइस लिए एक बीकर के अंदर रख दिया, और उस बीकर को अब हम हीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने क्या रखा है? उस पे एक थर्मामीटर भी रखा है जो कि उस बीकर के अंदर प्रेजेंट आइस का टेम्परेचर हमें कंटिन्यूअसली बताते रहे। मान लेते हैं कि जैसे ही हमने फ्लेम ऑन करा, ठीक, तो उसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? राइज होगा, बढ़ेगा। मान लो अभी ये जो आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने पर है? -10 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे भाई इसका टेम्परेचर राइज होगा,
ये -10 से कहीं -4 या -2 या -3 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गया। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंचा वैसे ही आपने देखा कि जो हीट एब्जॉर्ब होने लगी। अब इस एब्जॉर्ब हीट की वजह से ये आइस धीरे धीरे किस में बदलने लग गई भाई, वाटर में बदलने लग गई। लेकिन यहां पर एक खास बात हम ऑब्जर्व करते हैं, अब जैसे ही कन्वर्जन शुरू हुआ, जैसे ही क्या शुरू हुआ, कन्वर्जन शुरू हुआ, मतलब आइस वाटर में बदलने लगी। आप अभी भी हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा। टेम्परेचर कितने में अटक गया भाई, टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस में रुक गया है। आप हीट तो अभी भी प्रोवाइड कर रहे हो भाई, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस पे आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे। पहले टेम्परेचर रेज कर रहा था, बढ़ रहा था टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही आइस वाटर में बदलना शुरू हुई उसी पॉइंट से आपने देखा कि वो टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। तो भाई आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ये हीट कहां गई, ये हीट कहां गई, ये तो एक हिसाब से छुप गई है हीट। इसी तरह से अगर मैं वाटर को बॉईल करना शुरू करता हूं भाई, बॉईल करना शुरू करूंगा 0 डिग्री या रूम टेम्परेचर से 22 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से भाई टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे ही हमें वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे हीट करने पर, तो उस कंडीशन पे फिर से टेम्परेचर कितने में रुक जाएगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। और कब तक रहेगा, जब तक सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट कहां जा रही है, तो एक्चुअल में ये वही हीट होती है जो कि पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी या फिर यही हीट एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट। अब यहां पर समझना, जो लेटेंट हीट होती है, यहां पर जो लेटेंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है क्या, हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। मतलब ये हिडन हीट है। क्यों बोल रहे हैं हम इसको हिडन हीट, क्योंकि भाई ये जो थर्मामीटर है उसमें रीड नहीं हो पा रही है, उसमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप इसको, ठीक। तो भाई ये कौन सी हीट है, ये वही हीट है जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के काम आती है। और इसी हीट की हेल्प से जो मैटर होता है, जो स्टेट होती है मैटर की, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले, latent heat is the amount of heat energy observed or released by a substance during a change of its physical state। ठीक है, अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो किस अमाउंट में वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या किस अमाउंट में वो हीट को रिलीज कर रहा है। इसी हीट की वजह से क्या आ रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा। तो इसी अमाउंट ऑफ हीट को या इसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। और जब तक उसको लेटेंट हीट नहीं प्रोवाइड होगी या फिर नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगी या फिर नहीं रिलीज हो पाएगी, तब तक उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो स्टेट में चेंज लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है भाई, लेटेंट हीट होती है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग भाई देखो, एक बार हमने आइस को मेल्ट करके वाटर लिक्विड बना दिया, वाटर बना दिया, एक बार हमने वाटर को हीट करके क्या बना दिया, वाटर वेपर बना दिया। तो यहां पर हम दो चीजें देख सकते हैं, दो प्रोसेस देख सकते हैं। एक तो था भाई जिसमें आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा था जिसमें आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो जब अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा टर्म आता है वहां पर, फ्यूजन वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आएगा, फ्यूजन। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूं तो वहां पर कौन सा वर्ड आएगा, वेपराइजेशन आ जाता है। तो इस कंडीशन पे दो तरह की लेटेंट हीट को हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस आपने क्या याद रखना है, एक तो क्या है लेटेंट हीट, क्या है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। लेटेंट हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। किसके लिए रिक्वायर्ड है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को, मतलब 1 किलो सॉलिड को अगर आप लिक्विड में बदल रहे हो तो आपको जितना भी अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस टर्म्स क्या क्या याद रखनी है, 1 kg ऑफ सॉलिड, फ्यूजन में क्या याद रखना है, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में बदल रहे हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर होना चाहिए, ठीक, वो क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 1 atm का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और 1 atm के प्रेशर पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिससे आप 1 kg सॉलिड को किस में बदल पाओ, उसके लिक्विड में बदल पाओ। कहां, किस पॉइंट पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट के कंडीशन पर, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटीएम प्रेशर पे 1 केजी जो आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से अगर आपके पास 1 केजी वाटर है और उसको आप वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो सेम कंडीशन होगी 100 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर पर 1 एटीएम प्रेशर पर आपको कितनी एनर्जी कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है 1 केजी वाटर को किसमें, वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वही क्या कहलाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूजन मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन मतलब क्या है, लिक्विड टू गैस। बस कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स आते हैं, ठीक, जैसे मेल्टिंग क्या होता है पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आने चाहिए पर कभी कभी ये कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में या गैसेस में कन्वर्ट होने लगता है। ऑन हीटिंग वर्ड जरूर याद रखना, ठीक। जब फ्रीजिंग की बात करते हो तो फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, पर क्या बोलना है, बाय कूलिंग बोल देना है। अब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तीनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी एग्जैक्ट होता है, ये भी चेंज नहीं होता किसी गिवन मैटर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता और फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता, पर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर या वो पिन पॉइंट टेम्परेचर जहां पर से एक सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर यहां क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा भाई, प्रेशर के साथ कोई भी चेंज नहीं करना है हमने। 1 एटीएम प्रेशर पे कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में बदलना शुरू होता है वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बन जाएगा, अगर कोई लिक्विड किस में बदलना शुरू कर गया, वेपर में गैसेस में बदलना शुरू हो गया तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर बोला जाएगा, ठीक है, जिसपे कोई जिसमें कोई लिक्विड किसी सॉलिड में बदलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी टर्म्स थी। अब एक और कन्वर्जन है, आई नो आप सभी लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा होगा, ठीक है। जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है, ठीक। उसके अलावा 2 स्केल्स और होते हैं जिसको हम सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। इस साल थोड़ा सा आपने कन्वर्जन सीखना है कि कैसे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग दोनों में फॉर्मुलाज मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर कभी पूछे जाए ना कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना केल्विन होता है, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन होता है। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए और कैलकुलेशंस को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम 273 राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है। पर एग्जैक्टली कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपने भाई केल्विन को सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो जितने भी डिग्री आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड कर दो, भाई आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि आपने निकालना है केल्विन में टेम्परेचर, आपको सेल्सियस में दिया है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे भाई, केल्विन में निकालने के लिए इस 25 डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दोगे, 25 में क्या ऐड कर दोगे, 273 ऐड कर दोगे, ठीक। तो आपका जो भी आंसर आएगा 298 आया ना, तो 298 क्या हो गया आपका, सेल्सियस को केल्विन में बदल दिया आपने। इसका बिल्कुल उल्टा कर दोगे, अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आप केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक, क्या क्वेश्चन गिवन है कि आपको 300 केल्विन को किस में बदलना है भाई, सेल्सियस में बदलना है। तो भाई सेल्सियस स्केल के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, सेल्सियस कितना हो जाएगा, 300 में से कितना घटा दो भाई, 273 घटा दो। आपका जो भी आंसर आया वही क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 27 डिग्री, सॉरी 27 हाँ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप बी वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि कितना आया। सिंपल सा टॉपिक था। अब आगे चलते हैं भाई। देखो अभी तक तो हमने टेम्परेचर का रोल देखा ना कि भाई टेम्परेचर किस तरह से कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हेल्पफुल रहता है।
ठीक है, टेम्परेचर क्या करता था भाई, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाता था जो कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती थी, और जिसकी वजह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती थी वो ओवरकम हो जाता था और सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था। जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी उसको हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट बोलते थे। इसी तरह से अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें, अगर हम किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप सभी लोगों ने क्या देखा होगा भाई, गैस स्टोव देखा होगा, लाइटर देखा होगा ना, जिसके अंदर गैस फिल्ड होती है, या फिर आपने एलपीजी सिलेंडर तो सुना ही होगा, देखा ही होगा। भाई इसके अंदर भी हाई प्रेशर में गैसेस को भरा जाता है, जिसकी वजह से ये गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप मैटर पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने की वजह से ये पार्टिकल्स का जो स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो अभी तक बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, कि पार्टिकल्स कैसे अलाइन है उसके, क्या पार्टिकल्स क्लोज है या पार्टिकल्स दूर हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं। यही प्रॉपर्टीज क्या बता रही है कि वो सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं और आप उन पे प्रेशर अप्लाई करके उनको एक दूसरे के क्लोज ले आते हो तो इस कंडीशन पे पक्का वहां पर क्या चेंज आएगा भाई, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आएगा। तो आप प्रेशर अप्लाई करके बहुत सारी गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ था। अब अगर यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे क्या आपने कभी ड्राई आइस वर्ड सुना है? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए इस पे बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। लेकिन अगर यहां पर ड्राई आइस में से 1 एटीएम प्रेशर भी हम रिमूव कर दें तो ये ड्राई आइस जो कि सॉलिड फॉर्म पर है, ये लिक्विड फॉर्म पर नहीं जाती, सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने सॉलिड स्टेट में रखी है बाय अप्लाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर, अगर आप इसमें से 1 एटीएम प्रेशर भी रिमूव करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ड्राई आइस क्या होती है? भाई ड्राई आइस को आप लोगों ने बहुत सारे सेट्स में देखा होगा, जैसे आप देखते हैं ना नीचे फ्लोर पे बहुत ज्यादा कोहरा लगा होता है, फॉग जैसा बनाया होता है, तो इस तरह का आर्टिफिशियल फॉग बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्राई आइस का यूज करते हैं। ऊपर से ये कूलेंट की तरह भी यूज करी जाती है, तो बहुत सारे मेडिकल पर्पसेज में इसको क्या कहते हैं, कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा सोफिस्टिकेटेड आइटम है जिसको टेम्परेचर कम चाहिए तो वहां पर भी हम इस तरह का ड्राई आइस के सेटअप का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा वो धुआं जैसा निकलता रहता है ना एक डिब्बे से, वो किसकी वजह से होता है, वो ड्राई आइस की वजह से होता है, क्योंकि वो सीधे सीधे किसमें फटाफट किसमें कन्वर्ट हो रही होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही होती है। अब यहां से आपको एक चीज तो समझ में आई भाई, देखो हीट करते हैं ना तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। अगर टेम्परेचर कम करें तो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। लेकिन यहां पर हमने ड्राई आइस के केस में क्या देखा कि भाई किसी चीज को अगर हमने प्रेशर रिमूव किया है, या फिर अगर हम स्टेट में आने वाला चेंज देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई कोई सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड फेज में आए सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेज में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं, क्या बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसेस में, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग अपने जहां पर क्लोथ्स रखते हैं, जहां पर कपड़े रखते हैं, तो वहां पर हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं। कपूर मतलब कैम्फर का इस्तेमाल, सॉरी नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों ही को हिंदी में वैसे कपूर कहते हैं, चाहे आप कैम्फर बोलो चाहे आप नेफ्थलीन बॉल्स बोलो, दोनों को कपूर कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है ये कुछ टाइम बाद अलमीरा से एस्केप हो जाती है, गायब हो जाती है, कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता वहां पर, बस इनकी जो स्मेल होती है, आइडेंटिकल स्मेल, वो रहती है वहां। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि नेफ्थलीन भी क्या है, एक तरह का सब्लाइम सब्सटेंस है, और ये भी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हीट की वजह से क्या हो जाता है, सब्लाइम होने लगता है। तो ये सॉलिड से सीधे सीधे किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, इसलिए हमें वहां पर कोई भी रेसिड्यू देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स है, ड्राई आइस है, ठीक है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं और लिक्विड सॉलिड से गैसेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर टेम्परेचर घटाऊं और प्रेशर बढ़ाऊं तो ये लिक्विड से सीधे सीधे किस में कन्वर्ट, सॉरी गैस से सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड में। ये लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में कभी आते ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से सब्लिमेशन समझ में आ गया होगा। अब एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि हम प्रेशर और टेम्परेचर का यूज करते हुए भाई स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं और गैस से सॉलिड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको, अगर आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो तो भाई उसको फ्यूजन कहते हैं, उसको फ्यूजन कहते हैं। और उसके अलावा एक और वर्ड है भाई मेल्टिंग भी बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो, मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड से गैस बनाते हो तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप गैस से वापस लिक्विड बनाते हो टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर क्या करना है, बढ़ा देना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वैसे ही अगर आप लिक्विड से सॉलिड का कन्फॉर्मेशन करते हो, लिक्विड स्टेट में मैटर है और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये काम भी कैसे होगा भाई, टेम्परेचर को कम करके होगा, प्रेशर को बढ़ाकर होगा, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों के रिस्पेक्ट में इस बात को समझो, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। वहीं अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड फेज में नहीं जा रहा, सॉलिड से सीधे क्या बन जा रहा है, गैस बन रहा है, तो अभी हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और उल्टा अगर हो रहा है, कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है वापस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड अप्लाइंग दी इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिपोजिशन कहते हैं। बस कंडीशंस याद रखना, फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, यहां पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं। कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन में हम हीट को रिड्यूस कर देते हैं और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बस इतनी बातों को हमने याद रखना है। अब एक बहुत कॉमन सा टॉपिक आता है जिसको हम सब लोग काफी पहले से पढ़ते हुए हैं, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपके अंदर जितनी भी एम्बिग्यूटी होगी, जितना भी कंफ्यूजन होगा, सब कुछ आपका क्लियर कर देता हूं। इवेपोरेशन क्या होता है भाई, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, या फिर हम सीधे सीधे बोले तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या याद रखना है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट तो है, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही क्या हो रहा, वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वेपराइजेशन वाली, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। अब ये कैसा फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स ये है वाटर में, ये वाटर हमने एक बीकर में रखा है और उसमें ये सारे क्या है भाई, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स तो हर जगह होंगे, सरफेस पे भी होंगे, बॉटम पर भी होंगे, अलोंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी होंगे। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि जिस पार्ट पे, ठीक है, लेयर्स के फॉर्म पे रहता है ना वाटर, तो या कोई भी लिक्विड होता है, तो भाई जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है, सबसे पहले कौन एनर्जी गेन करेंगे, सरफेस वाले पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे। कहां से गेन करेंगे भाई, अपनी सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब भाई आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास में जो टेम्परेचर है उनका, ठीक है, किस कंडीशन पे आपने उसको रखा है। इवन उन पार्टिकल से जुड़े हुए जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनसे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर जाएंगे, वो यहां से एस्केप कर जाएंगे, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहां पर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले इवेपोरेशन किसका होगा भाई, जो ऊपर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका इवेपोरेशन होता है, इसलिए हम इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। जब मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हो सकता है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पर भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग कब होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पर ही होता है, ठीक है। थर्ड जो इसकी प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की सराउंडिंग में हीट एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और सराउंडिंग कैसी हो जाती है हमारी, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है सराउंडिंग, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर होता है। देखो थोड़ा बहुत अंतर मैंने आपको समझा दिया। जैसे इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक जब तक टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा बॉइलिंग नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बोले तो जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है। मतलब सरफेस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं वो पहले एनर्जी गेन करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बॉइलिंग के लिए हम पूरे कंटेनर को हीट करते हैं, और कंटेनर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो भाई वो हीट एनर्जी तो हर एक पार्टिकल तक पहुंचेगी ना, चाहे वो वॉल्स पे अटैच्ड हो कंटेनर की, चाहे वो बॉटम पर हो, ठीक है। सरफेस वाले तक तो बहुत लेट में पहुंचेगी। तो बल्क फिनोमेना मतलब कंटेनर में प्रेजेंट जो आपका जो भी लिक्विड है उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस पार्टिकल्स के किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन बॉइलिंग में हर जगह से पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है। देखो दोनों जगह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन बॉइलिंग की कंडीशन पे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पार्टिकल को बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन इवेपोरेशन के केस में ये लेटेंट हीट पार्टिकल्स बहुत लेटली एक्वायर करते हैं। इसलिए इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है और जो बॉइलिंग होती है बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन कूलिंग क्रिएट करता है। मतलब इवेपोरेशन की वजह से आसपास की सराउंडिंग में क्या हो जाती है? कूलिंग क्रिएट होती है, लेकिन बॉइलिंग से कभी भी कूलिंग क्रिएट नहीं होती है। इवेपोरेशन का बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल होने को, जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं ना छत पे, तो भाई कपड़ों को सुखाना, ठीक है, या फिर स्वेटिंग होने के बाद आपको ठंडा ठंडा फील होना, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन के एग्जाम्पल है। वहीं वाटर को बॉइल करना, ये किसका एग्जाम्पल है? भाई बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। अब कुछ एक्टिविटीज की हेल्प से हमको समझना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन के रेट में चेंज आता है। मतलब इवेपोरेशन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, इस बात को हमने समझना है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है, ठीक है, और उसको एक विंडो के नजदीक रख देना है, दूसरी तरफ से हमने फैन ऑन कर देना है, ठीक। वहीं पर हमने एक सॉसर लेना है और उसमें भी 5 ml वाटर डाल देना है और उसको भी विंडो के नजदीक रख के फैन को ऑन कर देना है। देखो फर्स्ट 2 कंडीशंस जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, बस इन 2 कंडीशंस की बात कर रहा हूं, 1 और 2। फिर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमने फैन का यूज नहीं करना है, ठीक है। हमने एक अलमीरा के अंदर एक सॉसर में वाटर को रख देना है और अलमीरा को कर देना है क्लोज, ठीक। थर्ड कंडीशन समझ में आई। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे हमने वाटर को धूप में रख देना है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, और एक कंडीशन पे हमने क्या करना है, उसी सॉसर में रखे हुए वाटर को हमने शेडो में रख देना है, शेड में रख देना है, ठीक है। थर्डली हमने देखना है भाई जिस दिन अगर बारिश हो रही हो तो वही 5 ml वाटर को हमने सॉसर में रख के चेकआउट करना है कि भाई इसको कितना टाइम लगता है इवेपोरेट होने के लिए। तो तीनों कंडीशंस पे हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन देखना है, ठीक है। आपको वॉच का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपने टाइम नोटिस करना है कि कब इवेपोरेशन जल्दी हो रहा और कब इवेपोरेशन लेट हो रहा है। अब इसका कंक्लूजन में क्या निकल कर आता है कि जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, जहां पर अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंपेयर करें तो भाई सिर्फ एक ही चीज में अंतर है कि हमने एक को टेस्ट ट्यूब में रखा है और दूसरे को किस में रखा है? सॉसर में रखा है। हम नोटिस ये करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ वाटर था 5 ml, ये स्लो इवेपोरेट होता है, वही जो सॉसर में रखा हुआ वाटर है 5 ml वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। डिफरेंस किस चीज का था भाई? सरफेस एरिया का डिफरेंस था, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और सरफेस जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा पार्टिकल सरफेस में एडजस्ट हो पाएंगे। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू दी सॉसर, तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम है, सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो टेस्ट ट्यूब से रिलीज होके एस्केप करने वाले सरफेस के पार्टिकल्स कम होंगे, और जो सॉसर में सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पर सरफेस को एस्केप करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। इसी वजह से सॉसर में रखा हुआ या प्लेट में रखा हुआ जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, अब किसको कंपेयर कर रहे हैं? सेकंड वाला और थर्ड वाले को कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई देखो सेकंड वाले में एक ओपन एनवायरनमेंट है जहां पर हम फैन का भी यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? फैन का। मतलब फैन है तो फैन की वजह से क्या विंड उसको प्रोवाइड हो रही है, और विंड के साथ जितने भी पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो विंड के साथ वहां से फ्लो हो जा रही है। तो आपको वापस ऊपर जो एयर मिल रही है वो नॉर्मल एयर मिल रही है, जिसमें वाटर पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर वहीं
मैं विंड का सप्लाई रोक देता हूं और उसको ड्रॉर के अंदर रख के ड्रॉर को बंद कर देता हूं, या अलमीरा के अंदर रख के अलमीरा को क्लोज कर देता हूं, डोर को, तो भाई जो वाटर वेपर्स हैं जो फॉर्म हो रहे, जो रिलीज एस्केप हो रहे ना वाटर से सॉसर में, थर्ड वाला पोर्शन देखिएगा आप, वो उस अलमीरा के अंदर वाली एयर में ही तो रह गए। ठीक है, अब वहां पर एयर तो ब्लो हो नहीं रही है, तो वो वाटर वेपर्स धीरे धीरे उसी के अंदर बढ़ रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पर एयर का रेगुलर सप्लाई है, तो भाई यहां पर सेकंड वाले में फास्ट इवेपोरेशन हो रहा है और थर्ड वाले में हम देखते हैं कि स्लो इवेपोरेशन हो रहा होता है। रीजन क्या रहा यहाँ पर भाई? रीजन रहा विंड स्पीड। क्या रीजन रहा? विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा है मतलब फैन आप यूज कर रहे हो तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर विंड स्पीड कम है क्योंकि वहां पर फैन नहीं है, ऊपर से वहां पर एयर का सप्लाई ही नहीं हो रहा, एयर ज्यादा इजीली क्विक एक्सेस नहीं है, एयर का एयर एक्सचेंज नहीं हो सकती अलमीरा के अंदर और बाहर की सराउंडिंग से, तो भाई वहां पर क्या हो गया? विंड स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टेम्परेचर वाले को ऑब्जर्व करते हैं। एक में 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, एक में 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। भाई खुद ही सोचो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे वहां के पार्टिकल्स, और उतनी जल्दी क्या हो पाएगा? वहां इवेपोरेशन हो जाएगा। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। लास्ट पोर्शन आता है भाई रेनी डे वाला। अब देखो, एक रेनी डे पे ऑलरेडी जो एयर होगी उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा। मॉइस्चर ज्यादा होगा मतलब वहां ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा नमी होगी वहां। ठीक है, अब अगर एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो भाई उसमें एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अगर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स इवेपोरेशन की प्रोसेस से वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी भाई? स्लो हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी का बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स चलता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर में तो भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तो यहां से कुल मिलाकर हमें 4 ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उस पर। सबसे पहला सरफेस है। अगर सरफेस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। पर अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का बिल्कुल इनवर्स रिलेशन यहां पर देखने को मिलेगा। जो लास्ट फैक्टर है दैट इज नोन एज विंड स्पीड। भाई विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उस दिन इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई अगर क्लाउडी मौसम है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, ठीक है, धूप नहीं आ रही है, लेकिन खूब तेज हवा चल रही है, तो बताओ क्या उसमें कपड़े आपके जल्दी सूखेंगे या नहीं सूखेंगे? भाई देखो, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो भले ही धूप आए या ना आए आपके कपड़े फिर भी, ठीक है, सूख जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हवा नहीं चल रही और सेम मौसम है तो उस कंडीशन में आपके कपड़ों को सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसी इवेपोरेशन के रिगार्डिंग हमने एक रिजल्ट के बारे में भी बात करी थी कि इवेपोरेशन से क्या होती है भाई? कूलिंग होती है। जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? कूलिंग क्रिएट करता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, शायद से गर्ल्स इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जो नेल पेंट रिमूवर होता है, कभी क्या होता है, वैसे तो इसमें एसीटोन होता है, ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट पे आता है, आपके हाथ में लगता है, आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा कूलिंग फील होती है। यहां पर भी जो रीजन है वो क्या है? इवेपोरेशन है। अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे क्रिएट हो रही है इसको समझते हैं। देखो, इवेपोरेशन कब होता है? जब पार्टिकल्स अपनी सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके एस्केप कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब अगर पार्टिकल्स अपनी सराउंडिंग से, ठीक है, चाहे वो एयर से करें, अगर बाहर एयर है और अंदर अगर जैसे वाटर ही है, तो वाटर के पार्टिकल्स भी अपने नीचे वाले पार्टिकल्स से क्या कर सकते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उनकी भी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसी एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, टोटल ला पाएंगे अपने अंदर, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो पाए? वेपर में कन्वर्ट हो पाए। अब भाई एयर से भी एनर्जी ले ली, जो नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनसे भी क्या ले ली? एनर्जी ले ली है। तो अब ये दोनों एनर्जी डेफिशिएंट हो गए ना, इनमें तो पहले के कंपैरिजन में कम हीट एनर्जी हो गई। अब अगर इनकी हीट एनर्जी कम हो गई है तो भाई क्या हो गया होगा? इनका टेम्परेचर भी डाउन चले गया होगा। तो भाई ये कैसे बन गए होंगे? ये कूल बन गए होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी वेपरेशन होता है वो क्या क्रिएट करता है? कूलिंग क्रिएट करता है, क्योंकि वो अपने आसपास की सराउंडिंग की हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल वहां पर, और फिर एस्केप कर जाता है वेपर्स के फॉर्म पर। तो हमेशा याद रखना, जब भी इवेपरेशन होगा उससे क्या क्रिएट होगी भाई?
कूलिंग क्रिएट होगी। और इसी के फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। भाई आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमें समर्स में बहुत ज्यादा स्वेट आता है क्योंकि हमारी बॉडी स्वेट को ज्यादा रिलीज करती है। अब स्वेट रिलीज करने से क्या होगा भाई, स्वेट क्या है, एक तरह का लिक्विड है। अगर इस ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, इस पे धूप पड़ती है, मतलब टेम्परेचर इसको ज्यादा मिलता है, तो भाई ये स्वेट क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा। और जैसे जैसे ये इवेपोरेट होगा, ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, कूलिंग क्रिएट करेगा। तो यही रीजन होता है कि स्वेटिंग के बाद हमें बहुत ठंडा जैसा भी फील होने लगता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई समर्स में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। भाई समर्स में कॉटन के कपड़े पहनने का मेन रीजन ये है क्योंकि कॉटन लिक्विड्स को या वाटर को बड़ी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको यूनिफॉर्मली फैला सकता है। समर्स में कॉटन पहनने से फायदा ये होता है कि जो स्वेट हमारी बॉडी रिलीज करती है वो उस कॉटन क्लोथ में एब्जॉर्ब हो जाता है और इजीली बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े एज वेल एज हमारी बॉडी दोनों ही कैसी रहती है, कूल रहती है। एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है कि भाई अगर मैं एक इस चीज को तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई हमने फ्रीजर में एक कोल्ड ड्रिंक रखी थी और मैंने एक ग्लास लिया, मैंने उस ग्लास में वो कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर से बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाली और ग्लास में पोर कर दी। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद उस ग्लास के बाहर से पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, वाटर की ड्रॉप्स क्या होने लगती है, वहां पर कलेक्ट होने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमारी एयर में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे जो हमारी एयर बनी है ना, ये इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, पर साथ ही साथ इस एयर में क्या होता है भाई, वाटर वेपर्स भी होते हैं। इस एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमेशा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाटर वेपर्स जिनके अंदर अभी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तभी तो ये वेपर की स्टेट में है। ये वाटर वेपर्स जैसे ही उस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, उसके सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्यों कह रहा हूं डोनेट कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट हमेशा कैसे चलता है भाई, फ्रॉम हॉटर सब्सटेंस टू अ कोल्डर सब्सटेंस। अब देखो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं इनके पास ज्यादा हीट है, जो ग्लास है वो ठंडा है, इसके पास कम हीट एनर्जी है, तो ये क्या करेंगे, अपनी हीट एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देंगे, ग्लास को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही ग्लास के सरफेस में कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास को अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ट्रांसफर कर देते हैं, वैसे ही इनके स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। ये वेपर स्टेट से वापस कौन से स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो आपको इसी रीजन की वजह से वहां पर क्या देखने को मिलता है भाई, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको वहां देखने को मिलती हैं। अब एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अर्थन पॉट पे रखा हुआ, मतलब मटके में रखा हुआ पानी गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है। देखो अर्थन पॉट मिट्टी का बना हुआ होता है और मिट्टी में या इस पॉट में बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे वाटर लीक तो नहीं होता, हाँ लेकिन स्वीप्स होता है, मतलब हल्का हल्का सा रिसने लगता है। और जैसे ही इन पोर से पास आउट होते हुए वाटर बाहर की तरफ आता है, मतलब बाहर की सराउंडिंग के लगभग आने लगता है, तो बाहर की सराउंडिंग पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। बाहर की सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है, ये कूलिंग क्रिएट करने लगता है, सिर्फ और सिर्फ मटके के सरफेस में ही नहीं, मतलब अर्थन पॉट के आउटर सरफेस में ही नहीं, बल्कि अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर है उससे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको भी क्या करने लगता है, ठंडा करने लगता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, जो अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर होता है वो कैसा रहता है, हमारा कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। अब हम फाइनली चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन कर रहा हूं, क्वेश्चंस के आंसर लिख के नहीं दूंगा, आपने बस अच्छे से सुनना है, आप आंसर्स खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है, अगर हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, तो भाई ये तो इजीली हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बता रखा है। वैसे ही अब सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये भी हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर गिवन है। ठीक है, अब रीजंस बताने हैं। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेप्थलीन बॉल जो होती है वो टाइम के साथ अपने आप ही गायब हो जाती है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, क्यों, क्योंकि भाई ये एक सबलाइम सब्सटेंस है और ये टाइम के साथ सब्लिमेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। भाई परफ्यूम्स की जो स्मेल होती है वो काफी दूर तक बैठे हुए भी हमें मिल जाती है। फर्स्ट थिंग देखो, परफ्यूम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बड़ी इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, आपने देखा होगा ना, जैसे हम परफ्यूम को यूज करते हैं, स्टार्टिंग में तो हमें वो लिक्विड जैसा फील होता है स्किन के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर में वो हंसे वाइप अप गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और उसी टाइम आपको क्या लगा होगा, हाथ में ठंडा भी लगा होगा।
अब जैसे ही वो इवेपोरेट हुआ तो वो कौन सी स्टेट पे आ गया भाई, वेपर फॉर्म पर आ गया। और वेपर फॉर्म हम गैसियस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम रहता है, मतलब यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यही रीजन होता है कि परफ्यूम की स्मेल काफी दूर बैठे हुए इंसान को भी इजिली आ जाती है। आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही है, हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग क्या करना है, गिवन वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को अलाइन करना है। अब आप खुद इमेजिन करो भाई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है और गैसेस में मिनिमम होती है। तो भाई सॉलिड कौन सा है, शुगर सॉलिड है, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस लिखा है, तो भाई फर्स्ट नंबर पे ये नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा जिसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ऑक्सीजन आ जाएगा, गैसियस स्टेट पे होता है। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, शुगर, क्योंकि यहां पर ये सॉलिड स्टेट पे, इस पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है हर बार का, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इस बात को बहुत इजीली, बहुत क्लियरली समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है भाई, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट होता है। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हुआ, रूम टेम्परेचर पे तो वाटर हमेशा कौन सी स्टेट में मिलेगा आपको भाई, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब हम 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। देखो अगर मेरे पास आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होकर लिक्विड में बदलने लगेगी, मतलब वाटर में बदलने लगेगी, लेकिन अभी भी उसका कुछ पोर्शन, आइस का कुछ पोर्शन सॉलिड स्टेट में भी तो है। 0 डिग्री सेल्सियस में वो आइस अभी पूरी कन्वर्ट नहीं हुई है, मतलब उस आइस का कुछ पोर्शन सॉलिड स्टेट में और कुछ पोर्शन किस में है, लिक्विड स्टेट में है। तो हम बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे दो स्टेट्स में हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में भी होगा और किस में होगा, लिक्विड में भी होगा। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच करते ही सीधे सारा का सारा वाटर गैस में थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पार्ट लिक्विड स्टेट में होता है और कुछ पार्ट गैसियस स्टेट में होता है। तो इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो फिजिकल स्टेट होंगी, सॉलिड और लिक्विड। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे भी दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, लिक्विड और गैसेस। गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। भाई वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसको जस्टिफाई करना है। बहुत सिंपल है, देखो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लो। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो भाई इसका कंटेनर के रिगार्डिंग शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकेंडली आप बोलोगे कि भाई इसका जो वॉल्यूम रहता है वो दोनों ही कंटेनर्स में सेम रहता है। तो भाई दो रीजंस हो गए, हम बोल सकते हैं कि वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अब एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स गिना दो भाई, सॉलिड्स में क्या होता है, इनका रेगुलर शेप होता है, रेगुलर वॉल्यूम होता है ना, उसमें चेंज नहीं आता है। तो आपने बोल देना कि भाई रूम टेम्परेचर पे अलमीरा के शेप में कोई भी अपने आप चेंज नहीं आ रहा है जब तक हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स ना लगा दें। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स लगाने पर या नॉर्मल कंप्रेस करने पे तो उसमें उसके शेप में भी कोई चेंज नहीं आता, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये कंप्रेसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो भाई दो तीन कैरेक्टरिस्टिक गिना दो और आप बोल दोगे कि वो क्या है भाई, सॉलिड है तो क्यों है, दो रीजन वो बता दो, लिक्विड है तो क्यों, दो रीजन वो बता दो। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग जब हमने सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ा था, जो कि फर्स्ट पार्ट में, उसके रिगार्डिंग ये आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। Now, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? देखो नॉर्मल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी है, पर आइस ज्यादा कूलिंग क्रिएट करती है एज कंपेयर टू वाटर। देखो भाई, आइस से वाटर कब बना, जब पार्टिकल्स ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को गेन किया है। मतलब वाटर में जो पार्टिकल्स है इनके पास ज्यादा एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। क्यों, कैसे, क्योंकि भाई सॉलिड से लिक्विड तभी तो बदले जब इन्होंने क्या गेन किया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के पास ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, तो आइस में प्रेजेंट जो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी होगी वो कम होगी, वाटर में प्रेजेंट जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी वजह से आइस ज्यादा कूलिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइस के पास क्या नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन नहीं है भैया आइस पे, इसलिए इसकी एनर्जी कम है और इसलिए ज्यादा अच्छी कूलिंग क्रिएट कर सकती है। अब व्हाट प्रोड्यूसिंग मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? देखो उबलते हुए पानी से ज्यादा जल सकता है हाथ या फिर भाप से? तो भाई इसका आंसर क्या है? स्टीम। स्टीम से ज्यादा जलने का खतरा है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से बर्निंग कॉज हो सकती है स्टीम से। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई फिर से वही बात आती है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो बॉइलिंग वाटर, ठीक है, पानी उबल रहा है, अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी वो किस में कन्वर्ट नहीं हुआ है? स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बॉइलिंग वाटर में जो टेम्परेचर, जो हीट होगी, उसके पास अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगी, पार्टिकल्स के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि जैसे ये लेटेंट हीट मिलेगी उनको, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब स्टीम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्टीम में जो पार्टिकल्स है उनके पास क्या प्रेजेंट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट है। लेकिन जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं स्टीम के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा था यहाँ पर फैक्ट। अब भाई ये वाला देख लो, ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शो द चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, तो आपने ए बी सी डी ई और एफ को भाई बताना है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में आ रहा तो ए क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो डी क्या होगा? भाई सॉलिड से लिक्विड में आ रहा तो ए क्या हो गया हमारा? मेल्टिंग हो गया। ए क्या हो गया? मेल्टिंग, या फिर क्या बोल सकते हो? फ्यूजन बोल सकते हो, ऊपर अभी टेबल गिवन थी। ऐसे ही लिक्विड से गैस में जा रहा है तो ये क्या हो गया भाई? वेपराइजेशन हो गया। फिर चलो गैस से लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन हो गया। लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ई वाला क्या हो गया? सब्लिमेशन हो गया। और अगर गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसी बुक के अंदर एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जनरली लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जनरली जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं जिसको, ये लिक्विड्स की कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। भाई नॉर्मल सी बात है, इसलिए क्योंकि भाई सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास होता है, वही लिक्विड्स में पार्टिकल्स दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो मास होता है वो गिवन वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो जो हमारी डेंसिटी होती है वो लिक्विड्स की कम होती है और जनरली सॉलिड्स की क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक आइस का एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर मैं एक आइस क्यूब को एक ग्लास एक बीकर में वाटर को फिल करके उसके ऊपर रखता हूं तो मैं देखता हूं कि आइस क्यूब क्या होता है? वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। जैसे आइसबर्ग के बारे में बोलते हैं ना, वो ओशियंस में क्या होता है? पानी पर फ्लोट कर रहा होता है। अब उसी तरह से अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस जो होती है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है पूछ रहे हैं? अब इसका जो रीजन है, देखो एक चीज तो ये है कि जो आइस की डेंसिटी होती है ना, जो मतलब अगर मैं नॉर्मली वाटर की बात करूं, चलो, तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। इससे ऊपर जाओगे तो भी वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी, इससे नीचे जाओगे 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे आओगे तो भी वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बेसिकली जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के रिगार्डिंग कम होती है। आइस की डेंसिटी कम है इसलिए वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है। पर आइस की डेंसिटी भी कम क्यों है? तो इस बात को समझो कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, आइस के मॉलिक्यूल का या आइस के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक हेक्सागोनल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा बनाते हैं? हेक्सागोनल। और इस स्ट्रक्चर के बीच में वैकेंट स्पेस रह जाता है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा, यहां देखो H2O के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक स्ट्रक्चर तो बनाया। किसका स्ट्रक्चर है भाई? आइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन बीच में आपको क्या दिख रहा है? एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। अब इस एम्प्टी स्पेस की प्रेजेंस होने की वजह से जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? एयर होती है। अब इस एम्प्टी स्पेस में क्या आ गई? एयर आ गई, जिसकी वजह से इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई भाई? कम हो गई। और रिलेटिव डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर के ऊपर क्या करने लग जाता है? फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, तो आइस का तो यही वाला रीजन है। चलिए, अब आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स को
डिस्कस भी कर लिया है, सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स को या अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करिए, सजेस्ट करिए उनको, और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।